अब मैं बात करता हूँ एक डिपार्टमेंट की जिसको लेकर बहुत चिंता है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर। जी अभी अभी बाबा सिद्दीकी जी हमने देखा क्या हुआ, उसके अलावा बदलापुर में हमने देखा क्या हुआ। अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 2 पर यूपी के बाद। क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता नहीं है ये सारी चीज़ें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब एक बहुत बड़ा महिला वोट बैंक आपकी तरफ देख रहा है और लोकसभा में उनकी वोटिंग कम हुई थी इस बार? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी घटना होती है तो वो सीरियस ही है, और ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है कि ऐसी घटनाएं न हो, और अगर घटनाएं होती है तो उसमें न्याय मिले। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनसीआरबी का डेटा ये पढ़ने की एक पद्धति है, और वो पद्धति क्या है, एनसीआरबी में पर लाख पॉपुलेशन के पीछे कितना क्राइम होता है ऐसा वो पढ़ा जाता है। तो एब्सोल्यूट क्राइम में आपको नंबर महाराष्ट्र का बड़ा दिखेगा, क्योंकि देश का 2 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 12 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है। आप 15 लाख के गोवा के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन 1 लाख लोगों के पीछे महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना क्राइम होता है अगर देखें, महाराष्ट्र 17th नंबर पे, 17वें। हालांकि 17वें नंबर पे, इसके लिए मैं बहुत कोई उसकी तारीफ नहीं करूंगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसके इसमें कितने केसेस हुए, सवाल ये है कि ऐसी केसेस न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर केस होती है तो हम कितनी तेज़ी के साथ आरोपियों को पकड़ते हैं, कितनी तेज़ी के साथ हम ऐसी केसेस को निर्गति की ओर, यानी जो आरोपी है उसको सज़ा हो, इसकी ओर कितनी तेज़ी के साथ जाते हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि 2022 में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसमें हमारी चार्जशीट जो 2 महीने में 60 डेज़ में जानी चाहिए, इसका प्रमाण करीब 55% था, अब उसको 92% पर हमने लाया, 92% पर, और बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हमने की है। हमारे ध्यान में आया कि स्कूलों में कई मोलेस्टेशन के प्रकरण सामने आ रहे हैं, दुर्दैव से। देखिए, शिक्षक तो भगवान की तरह होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से, कुछ स्कूलों में स्टाफ के माध्यम से ऐसे प्रकरण हमको दिखाई पड़े। अब हम लोगों ने लेट द चिल्ड्रन स्पीक अप, वो बोले, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो स्कूलों में जाए, बच्चों के साथ अलग से बात करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, अगर उनको कोई तकलीफ़ देता है तो बच्चियाँ उस बारे में बताए, ऐसी चीज़ें शुरू की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घटनाएं तो घटनी नहीं चाहिए, पर घटनाएं घटने के बाद अगर वो दबा दी जाए तो ये उससे भी खराब है। इसलिए ऐसी घटनाएं बाहर आकर उन घटनाओं के ऊपर कार्रवाई होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यहाँ पर हैं और हम बहुत सारे इश्यूज़ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें सुन रहे हैं आपसे। एक और इशू, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे चुनाव के नतीजे हों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन फायरिंग रेंज पर आप क्यों रहते हैं हमेशा? देखिए, क्या है कि सभी को ये पता है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी का नेता मैं हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी को कमज़ोर करेंगे तो ये अलायंस कमज़ोर होगा, इसलिए सब लोग मेरे ऊपर गोली दागते हैं। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अभिमन्यु की तरह मुझे घेरना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़कर बाहर आऊँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मराठा आंदोलन पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या स्टेटस है? देखिए, मराठा आंदोलन जो चल रहा है, इसमें ये आंदोलन शुरू कब हुआ? ये आंदोलन 1980 में शुरू हुआ। 1982 में जो एक यहाँ पर अन्ना साहब पाटिल करके विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप 3 दिन में अगर मराठा समाज को आरक्षण नहीं दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तब से लेकर 2014 में हमारी सरकार आने तक मराठा समाज के कई लोगों ने आंदोलन किए। पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के दर्जनों मुख्यमंत्री बने, किसी ने मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया। मैं जब तक मुख्यमंत्री था, हम हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार किया, फिर वापस एमवीए की गवर्नमेंट आई, मराठा आरक्षण रद्द हो गया।
फिर हमारी सरकार आई, शिंदे जी की सरकार में हमने मराठा आरक्षण वापस दिया। शिंदे जी की सरकार में दिया हुआ मराठा आरक्षण अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को 10% आरक्षण है। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि हमको वो आरक्षण नहीं चाहिए, हमको ओबीसी में आरक्षण चाहिए, मराठा समाज को ओबीसी में दीजिए। मैंने उनको इतना ही कहा है कि भाई आप कहते हो ना, तो शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और कांग्रेस से लिखवा लो कि उनकी सरकार आने के बाद वो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए तैयार है, आप उनको समर्थन दे दो। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि इस मामले पे अदालत इसको अप्रूव कर देगी? देखिए, अभी तक तो अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये मनोज जरांगे जी आपके इतने खिलाफ क्यों हैं? देखिए, ये तो आपने उनको पूछना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अख्तियार में भी नहीं है, जो चीज़ें मेरे साथ भी नहीं, जो डिपार्टमेंट भी मेरे पास नहीं, उसके लिए वो मुझे ही दोषी ठहराते हैं, मेरे ऊपर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर बोलने से उनको फ़ायदा होगा या किसी और को फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर एकनाथ जी के ऊपर बोलने से फ़ायदा नहीं होगा? ऐसा उनको लगता है, शायद ऐसा उनको लगता है। तो एक बार उनको ही पूछ लीजिए ना, मेरे ऊपर क्यों बोलते हैं।